पिछले वीडियो में हमारा प्रथम कोटि और प्रथम कोटि की अर्ध अभिक्रिया और उसके उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग किस प्रकार ताप पर निर्भर करता है। यानी अभिक्रिया वेग यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया वेग बढ़ता है, यानी टकरू की संख्या बढ़ती है, टकरू की संख्या बढ़ती है तो अभिक्रिया वेग के मान में वृद्धि होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक यदि आपस में टकराते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया के वेग के मान में वृद्धि होती है। तो आज हम यही पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग किस प्रकार ताप पर निर्भर करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक ताप पर निर्भर करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम ताप को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया वेग के मान में भी वृद्धि होती है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक है वो आपस में टकराते हैं जिससे गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, और गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया वेग के मान में भी वृद्धि होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया वेग ताप बढ़ाने के साथ, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को गर्म करते हैं तो उनके मध्य संगत आवर्ती बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया ताप पर निर्भर करती है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं अभिक्रिया उतनी तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि हम गर्म करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो 2 से 3 गुणा, इससे 2 से 3 गुणा रासायनिक अभिक्रिया के वेग के मान में वृद्धि होती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करते हैं तो वेग स्थिरांक 2 से 3 गुणा बढ़ जाता है, 2 से 3 गुणा के मान में वृद्धि हो जाती है। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को गर्म करते हैं तो उनके मध्य संगटावर्ती मतलब आपस में टकराते हैं तो संगटावर्ती बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होने लगती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया ताप पर निर्भर करता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम वृद्धि करते हैं या गर्म करते हैं तो वेग स्थिरांक 2 से 3 गुणा बढ़ जाता है। अब देखो इसमें ताप गुणांक की डेफिनेशन क्या होती है। ताप गुणांक तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वेग स्थिरांक को
10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो उसका अनुपात क्या कहलाता है? वेग स्थिरांक का अनुपात क्या कहलाता है? ताप गुणांक। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर वेग स्थिरांक के वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। किसे कहते हैं? यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतर पर वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। तो इसका सूत्र देखो, ताप गुणांक बराबर वेग स्थिरांक तो 1 + 10, यानी टेम्परेचर में कितने की वृद्धि कर रहे हैं? 10 की, अपॉन वेग स्थिरांक T। तो ये क्या कहलाता है? ताप गुणांक। जैसे इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ताप गुणांक बराबर के T + 10 अपॉन KT। तो ताप गुणांक बराबर वेग स्थिरांक यहां क्या हो गया? K, तो T + 10, तो ये वेग स्थिरांक T + 10 और वेग स्थिरांक T का अनुपात क्या कहलाता है? ताप गुणांक। तो संभवतः हम किसी भी रासायनिक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या उसका अंतर होता है तो उसे क्या कहते हैं? ताप गुणांक। तो ताप बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया वेग के मान में भी क्या होती है? अंतर आता है। तो ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया वेग का मान बढ़ता है। इसीलिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया को ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि ताप में वृद्धि से अणु के मध्य प्रति सेकंड में टकराने की वृद्धि होती है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया वेग के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम संघट आवृत्ति बढ़ने से इसके दो फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला है, ये दो कारकों पर निर्भर करती है, एक तो संघट आवृत्ति, एक प्रभावी संघट वृद्धि। तो पहली है संघट आवृत्ति में वृद्धि। संघट आवृत्ति में वृद्धि। तो संघट आवृत्ति में वृद्धि का मतलब है, तो जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया के मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में होने वाली वृद्धि, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में होने वाली वृद्धि से टकरू की संख्या के मान में वृद्धि होती है, और टकरू की संख्या के मान में वृद्धि होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग के मान में भी वृद्धि होती है। तो प्रक्षेपण के अनुसार यदि 300 से 310 डिग्री केल्विन ताप पर हम ताप बढ़ाते हैं तो अणु के मध्य गतिज ऊर्जा लगभग 3%, मतलब 3% वृद्धि होती है। तो ताप बढ़ाने पर अभिकारकों के अणु की औसत गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। तो ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में होने वाली टकरू की संख्या में वृद्धि से अभिक्रिया
वेग के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तो देखो, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड, प्रति सेकंड में होने वाली टकरू की संख्या, जितने टकराएंगे टकरू की संख्या में वृद्धि से अभिक्रिया वेग के मान में वृद्धि होती है। तो हमेशा अभिक्रिया वेग किस पर निर्भर करता है? संघट की आवृत्ति पर। तो अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया का वेग संघट आवृत्ति, संघट आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती होते हैं। संघट आवृत्ति हमने क्या बताया कि अभिक्रिया के मिश्रण में, अभिक्रिया के मिश्रण में प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में होने वाली टकरू की संख्या को क्या कहते हैं? संघट आवृत्ति। क्या कहते हैं? संघट आवृत्ति। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनका जो मिश्रण होता है वो प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में जितनी बार टकराता है और जितनी बार टकराता है उन टकरू की संख्या को क्या कहते हैं? संघट आवृत्ति। तो अभिक्रिया का वेग संघट आवृत्ति के क्या होता है? समानुपाती होते हैं। तो संघट आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया वेग का मान भी उतना ही ज्यादा होगा और तीव्र गति से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती। तो अणु की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के क्या होती है? परम ताप के हमेशा समानुपाती होती है। तो अणु की औसत ऊर्जा, अणु की औसत गतिज ऊर्जा, अणु की औसत गतिज ऊर्जा परम ताप T, परम ताप T के समानुपाती होती है, परम ताप T के समानुपाती होती है। तो अणु की औसत गतिज ऊर्जा यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनकी औसत गतिज ऊर्जा, तो अभिकारक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, अभिकारक अणु की, अभिकारक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा परम ताप T, परम ताप T, परम ताप T के क्या होते हैं? समानुपाती। तो जैसे जैसे परम ताप T का मान बढ़ाएंगे अभिकारक अणु की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अभिकारक अणु की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो जो सक्रिय ऊर्जा है वो आसानी से अभिकारक को किसमें बदल देगी? उत्पाद में बदल देगी। तो इस प्रकार हो गया। तो ताप बढ़ाने पर संघट आवृत्ति बढ़ जाती है जिससे अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाएंगे तो संघट आवृत्ति बढ़ेगी, संघट आवृत्ति बढ़ेगी तो अभिक्रिया वेग के मान में भी वृद्धि होगी। तो ताप बढ़ाने पर संघट आवृत्ति के मान में वृद्धि होती है जिससे अभिक्रिया वेग के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर संघट आवृत्ति, संघट आवृत्ति यानी टकरू की संख्या संघट आवृत्ति के मान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है जिससे, वृद्धि होती है जिससे अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बढ़ता है, अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है? बढ़ता है। तो ताप बढ़ाने के साथ साथ संघट आवृत्ति के मान में वृद्धि होती है और संघट आवृत्ति के मान में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया वेग के मान में भी वृद्धि होती है। तो कुछ प्रक्षेपणों के अनुसार हमने इसके कुछ प्रयोग किया। तो कुछ प्रक्षेपणों के अनुसार यदि हम 300 से 310 केल्विन अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाते हैं तो अणु की औसत गतिज ऊर्जा लगभग 3% बढ़ जाती है। तो कुछ प्रक्षेपणों के अनुसार
अनुसार, अतः प्रक्षेपण के अनुसार, प्रक्षेपण के अनुसार 300 से 310 केल्विन, 300 से 300 केल्विन से 310 केल्विन बढ़ाने पर 300 से 310 केल्विन ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अणु की गतिज ऊर्जा, अणु की गतिज ऊर्जा, अणु की गतिज ऊर्जा लगभग 3% बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो प्रेक्षेपण के अनुसार 300 केल्विन से 310 केल्विन ताप बढ़ाने पर अणु की गतिज ऊर्जा के मान में कितनी वृद्धि होती है? 3% की वृद्धि होती है। तो ताप बढ़ाने पर संकट आवृत्ति बढ़ती है और संकट आवृत्ति बढ़ेगी तो विक्रिया वेग के मान में वृद्धि होगी। तो इसका एक प्रेक्षेपण लिया, 300 केल्विन से 310 केल्विन ताप बढ़ाते हैं किसी भी रासायनिक, तो अणु की औसत गतिज ऊर्जा या अणु की गतिज ऊर्जा लगभग कितनी बढ़ जाती है? 3% वृद्धि हो जाती है। अब इसका दूसरा देखो, प्रत्यास्थ या प्रभावी संकट आवृत्ति। प्रभावी संकट आवृत्ति। अब प्रभावी संकट आवृत्ति क्या होती है? यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलते हैं, वे ही बदलते हैं जो प्रभावी मतलब सीधे टकराते हैं, जिनका अभिविन्यास सही होता है वे ही उत्पाद में बदलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक उत्पाद में नहीं बदलते हैं। कौन से बदलते हैं? प्रभावी टक्कर, जिनकी सीधे टकराते हैं, अभिविन्यासित होते हैं, अभिविन्यासित होते हैं सीधे टकराकर वो उत्पाद में बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी संकट आवृत्ति। तो प्रभावी संकट आवृत्ति के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अभिकारक उत्पाद नहीं बदलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जो अभिकारक टकराकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं या होते हैं, वे प्रभावी संकट आवृत्ति होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक उत्पाद नहीं बदलते हैं। कौन से बदलते हैं? जिनका अभिविन्यासित होते हैं या सीधे टकराते हैं वे ही उत्पाद में बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी संकट आवृत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पाद में नहीं बदलते हैं, वे ही बदलते हैं जो अभिविन्यासित होते हैं। जो क्या होते हैं? अभिविन्यासित होते हैं। तो यदि संकट उत्पन्न होने वाली दहलीज ऊर्जा, अब हमने इसमें दहलीज ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा पढ़ेंगे अब कि दहलीज ऊर्जा क्या होती है और सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। दहलीज ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा।
तो दहलीज ऊर्जा किसे कहते हैं, हमने पहले भी डेफिनेशन बताई है, थंडर एनर्जी। तो दहलीज ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा हम एक ग्राफ देखते हैं। देखो ये जैसे एक ग्राफ है, तो ग्राफ है तो इसमें ये जैसे अभिकारक है, तो यहां से जो यहां जो ऊर्जा लगती है उच्चतम, ये ऊर्जा यहां तक वाली क्या है, दहलीज ऊर्जा, दहलीज या दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा, इसे दो दहलीज ऊर्जा भी कहते हैं और दहली ऊर्जा भी कहते हैं। फिर ये ऊर्जा जो यहां से यहां तक लगी, ये होती है सक्रियण ऊर्जा। क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा। यहां जो ये डिकम्पोज होते हैं उसे कहते हैं सक्रियण संकर, सक्रियण संकर। फिर इस प्रकार ये उत्पाद में बदल जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखना, दहलीज ऊर्जा या दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा तो वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। वह न्यूनतम ऊर्जा, ये यहां तक न्यूनतम है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं, दहलीज ऊर्जा। अब सक्रियण ऊर्जा क्या है, वही सक्रियण ऊर्जा कि वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, वह निश्चित न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा यहां से अतिरिक्त दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। तो इनकी डेफिनेशन देखो, तो इसका हमने पहले ग्राफ पढ़ रहे, वो ग्राफ देख लेना इसमें, संकटावर्ती वाला। अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा, इसमें दहलीज ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ये ग्राफ है। ये अणु की औसत या अणु का अंश, अणु का अंश F, अणु का अंश F और ऊर्जा ये E है, दहलीज ऊर्जा, दहली ऊर्जा। तो यहां देखो इसमें अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा, अधिक संभाव्य गतिज ऊर्जा। तो दहलीज ऊर्जा E का मान जितना कम होगा प्रभावी संघट आवर्ती उतनी ही अधिक होगी। तो दहलीज ऊर्जा का मान या दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा कौन है, E। दहलीज ऊर्जा E का मान जितना कम होगा, कम होगा, दहलीज ऊर्जा E का मान जितना कम होगा अणु की औसत गतिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। तो प्रभावी संघट, प्रभावी संघट आवर्ती का मान उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। तो कहने का मतलब है कि दहलीज ऊर्जा का मान जितना कम होगा, दहलीज ऊर्जा का मान जितना कम होगा उसमें जो प्रभावी संघट आवर्ती का मान उतना ही अधिक होगा, जिससे अभिक्रिया के वेग के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो संघट आवृत्ति जितनी अधिक होगी तो अभिक्रिया वेग भी उतना ही अधिक होगा। तो दहलीज ऊर्जा कम
जिससे प्रभावी संकट की आवृत्ति बढ़ेगी, और प्रभावी संकट की आवृत्ति बढ़ेगी तो अभिक्रिया वेग के मान में भी वृद्धि होगी। तो देखो दहलीज ऊर्जा का मान जितना कम होगा प्रभावी संकट आवृत्ति का मान उतना ही अधिक होगा, जिससे जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, यानी संकट आवृत्ति बढ़ेगी तो अभिक्रिया वेग का मान बढ़ेगा। एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो दहलीज ऊर्जा का मान ई, दहलीज ऊर्जा यहाँ क्या है ई, हमने दहलीज ऊर्जा की डेफिनेशन बताई है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है या उत्पाद में बदलती है, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे, दहलीज ऊर्जा। तो इसके ग्राफ अब देखो, ये ग्राफ हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए एक बाधा उत्पन्न करती है। उस बाधा को ही क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। तो वह निश्चित न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद बदलने के लिए आवश्यक होती है, तो वह निश्चित न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा वह निश्चित न्यूनतम अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा वह निश्चित न्यूनतम अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद में रूपांतरण या रूपांतरित करती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो वह निश्चित न्यूनतम अतिरिक्त आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारकों को उत्पाद में रूपांतरित करती है, उसे क्या कहेंगे, सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर होता है दहलीज ऊर्जा माइनस अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर दहलीज ऊर्जा माइनस अभिकारकों की औसत गतिज ऊर्जा। तो इसका सूत्र क्या है, सक्रियण ऊर्जा यानी ई ए बराबर ई टी माइनस ई आर। तो सक्रियण ऊर्जा बराबर दहलीज ऊर्जा माइनस अभिकारकों में भाग लेने वाले अणु की औसत गतिज ऊर्जा। तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर ई टी माइनस ई आर, तो थंडर एनर्जी और रिएक्टेंट एनर्जी।
तो इसका ये है, तो सक्रिय ऊर्जा बराबर दहलीय ऊर्जा माइनस अभिकारकों की औसत